हेलो गैस, आप सब कैसे हो। और ये बिना डूबे जी का वीडियो पूरा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मनीष कश्यप की स्थिति इस समय क्या है, मनीष कश्यप का भविष्य क्या होने वाला है, और सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि मनीष कश्यप आखिर जेल से कब छूटेगा। पुलिस जांच में मनीष कश्यप के खिलाफ क्या सबूत मिले हैं, भविष्य में मनीष कश्यप के ऊपर क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे उस कांड से जिसकी वजह से मनीष कश्यप का नाम चर्चा में आया। तमिलनाडु में बिहारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार और फर्जी वीडियो कांड के अंदर मनीष कश्यप का चेहरा सबके सामने आया। लेकिन बात यह भी सही है, मनीष कश्यप तो केवल एक नमूना है, एक चेहरा है। असली मास्टरमाइंड अभी भी पर्दे के पीछे कहीं गायब है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मनीष कश्यप का इस्तेमाल किया, अपने कृत्यों को छुपाने के लिए मनीष कश्यप की बलि दी, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन हालात ये हैं कि मनीष कश्यप आज बेऊर जेल में बिलबिलाता हुआ नजर आ रहा है। पहले दिन की रिमांड से लेकर अभी तक लगातार पुलिस अधिकारियों को पैर पकड़ना, प्रार्थना करना और अपने ऊपर दया की भीख मांगता हुआ ये इंसान दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये थे कि आखिर मनीष कश्यप ने ये सारी चीज़ें की क्यों। दो बड़े सवाल आज भी इस चीज़ को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। पहला, अगर मनीष कश्यप ने कोई गलत कार्य नहीं किया था, मनीष कश्यप तमिलनाडु के अंदर बिहारियों को मारपीट की असलियत को दिखाने की कोशिश कर रहा था, मनीष कश्यप के अंदर कोई चोर नहीं था, तो वो बिहार छोड़कर भागा क्यों? आखिर पुलिस को क्यों कुर्की करनी पड़ी और बाद में मनीष कश्यप को सरेंडर करना पड़ा? लेकिन दूसरा सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य यह है कि अभी तक मनीष कश्यप ने अपना फ़ोन, अपना मोबाइल पुलिस के हवाले नहीं किया है। वो लगातार रिमांड के दौरान पुलिस को गुमराह करता रहा। वो बताता रहा कि उसका फ़ोन नोएडा के ऑफिस पे है, वहाँ के घरों में है। पुलिस ने जब छापेमारी की तो वहाँ पर उनको कोई भी मोबाइल नहीं मिला। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि मनीष कश्यप ने आखिर पुलिस से अपना मोबाइल क्यों छुपाया हुआ है। अभी भी आज तक की जो सूचना आई है उसमें अभी तक मोबाइल को बराबंद नहीं किया गया है। देश ये जानना चाहता है, खासतौर पर बिहार के वो लोग जानना चाहते हैं जो मनीष कश्यप को समर्थन करते हैं कि मनीष भैया ने तो कुछ गलत किया नहीं है। मनीष भैया बिहारियों की आवाज़ थे, मनीष भैया मजदूरों की आवाज़ थे। तमिलनाडु के अत्याचारों के खिलाफ इकलौता ये इंसान खड़ा रहा। तो मेरे भैया एक बात बताओ, जब इतना सारा अच्छा अच्छा पुण्य का काम किए हो तो मोबाइल छुपाने की ज़रूरत क्या है? मोबाइल में से कौन से राज हैं जो मनीष कश्यप पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ने देना चाहता? यही सबसे बड़ा चोर के दाढ़ी में तिनका वाला सवाल है। आखिर मनीष कश्यप इतना अच्छा था, सारे लोगों की भले की बात करता था, मजदूरों की आवाज़ उठा रहा था, तमिलनाडु की हकीकत को देश तक पहुंचाया, तो बिहार छोड़कर भागना, मोबाइल छुपाना और इसके अकाउंटों में इस तरह के आर्थिक लेन देन करना, ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि क्या वाकई में तमिलनाडु और बिहार के लोगों की लाशें बिछाकर ये अपनी टीआरपी और राजनीति चमका रहा था। क्योंकि पुलिस जांच में जो चीज़ें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि पुलिस की जांच में मनीष कश्यप के खिलाफ क्या क्या तथ्य मिले। जब मनीष कश्यप के कार्यालय पर छापा मारा गया तो वहाँ पर से कुछ डायरियाँ मिली, कुछ ऐसे हार्ड डिस्क मिले, कुछ मेमोरी कार्ड्स मिली। जब उसे खंगाला गया तो उसमें यह स्पष्ट हो गया कि आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से मजदूरों के लिए एक पूरा प्रोपोगेंडा तैयार करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग्स और पूरी चीज़ों का अरेंजमेंट मनीष कश्यप कर रहा था। इस पूरी प्रक्रिया में एक साथी इसका बड़ा योगदान दे रहा था। उसका नाम था नागेश कश्यप उर्फ नागेश सम्राट। जी हाँ, ये वही अपराधी है जो लगातार अलग अलग कृत्यों में जेल जा चुका है। चाहे कश्मीर के लोगों की पिटाई का मसला हो, उस समय भी ये जेल गया था। चाहे सीए एनआरसी के दौरान जो सीए प्रोटेस्टर थे, जो मुस्लिम लोग थे, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां इस इंसान ने चलाई, जिसमें कि एक व्यक्ति की जान चली गई, एक व्यक्ति को गोली लगी थी, वो अपना इलाज करा रहा है। उस जुर्म में भी नागेश सम्राट जेल गया था। तो ऐसे धुरंधरी लोगों का पूरा ग्रुप है, तो ऐसी चीज़ें होनी लाजमी है। इन दोनों ने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा। पुलिस को ये पता चला कि इनके कंपनी में, सच तक न्यूज़ में, जो कर्मचारी 8 से 10 हज़ार रुपये की नौकरी पे काम कर रहे थे, उनके अकाउंटों में, पर्सनल अकाउंटों में, सेविंग अकाउंटों में लाखों रुपए भेजे गए और वापस कैश विड्रॉ कर लिया गया। ये क्यों किया गया?
इन्होंने अपनी कंपनी को हमेशा से लॉस में दिखाया और सैलरी 40-40 लाख रुपए तक ली। कहीं ना कहीं टैक्स बचाना, लोगों को गुमराह करना, जो भोले भाले कर्मचारी थे उनके अकाउंटों में पैसा डालकर उनको भी आर्थिक अपराध में संलिप्त करना, ये सारी चीज़ें इसके बैंक अकाउंटों से मिली हैं। इनके एक दूसरे डायरेक्टर हैं मनी द्विवेदी जी, जो उनको भी अभी 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया है। उनके अकाउंटों, उनके बैंक की डायरियाँ और सारी चीज़ें खंगाली जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे आर्थिक अपराध इनके अकाउंटों में मिले हैं। सबसे बड़ा अपराध था टैक्स चोरी का। इनके बैंक अकाउंटों में ये पता चला है कि सन 2021 के बाद से इन्होंने कोई भी इनकम टैक्स का आयकर नहीं भरा है। न इनकी कंपनी का बैलेंस शीट जमा किया गया है, न ये बताया गया है कि इनके पास कितने पैसे आए हैं, वो पैसे किस सोर्स से आए हैं और कहाँ पे इन्होंने खर्चा किया है। एक डायरी मिली है जिसमें बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के लेन देन की एंट्री रखी गई है। लाखों रुपए का हिसाब उसमें बेनामी है। बेनामी मतलब समझते हैं ना, काला धन। जो इंसान लगातार अपने वीडियो में भ्रष्टाचार मिटाने, लोगों को एकदम बढ़िया राष्ट्र बनाने, बिहार को नंबर 1 बनाने की बात करता था, दरअसल वो एक आयकर चोर है। इस इंसान ने अपने खुद की आयकर नहीं भरी, कंपनी को टैक्स चोरी की और अपनी कंपनी को लॉस में दिखा के सरकार के राजस्व को भी चूना लगाया, जो कि एक बहुत बड़ा देशद्रोही अपराध है। आपके पास पैसे थे, आपके पास नाम था, आपके पास समाज में एक सम्मान था, उसके बावजूद भी एक ऐसी भूख थी जो इनकी मिट नहीं रही थी, वो थी नेतागिरी चमकाने की। शायद यही कारण था कि तमिलनाडु और बिहार के लोगों को आपस में लड़ाकर, उनकी हत्याएं करवाकर, उनकी हमला कराकर देश को अस्थिर करने का प्रयास था। बिहारी लोगों को अन्य राज्यों में भी पिटवाने का उनका जो मकसद था, वो कहीं ना कहीं समय रहते संभाल लिया गया। तमिलनाडु में शुरू हुआ ये विवाद महाराष्ट्र और गुजरात तक पहुंचता। उसके बाद यहाँ पे जो बिहारी मजदूर हैं, उनके साथ भी हिंसा की होने की संभावनाएं मना नहीं की जा सकती। लेकिन अब सारा चीज़ हो गया है। मनीष कश्यप पिंजरे में बंद है। आगे इसका क्या होने वाला है? सबसे बड़ा जो सवाल उठता था कि मनीष कश्यप जेल से कब छूटेगा। तो आपको याद होगा जब बेतिया में एक प्रकरण में, लोकल एफआईआर के प्रकरण में, जब इसके घर को कुर्ग किया गया, उस समय जगदीशपुर ओपी थाने में ये बंदा हाजिर होकर अपने आप को सरेंडर करता है। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि वो तमिलनाडु विवाद में उसकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल वो बेतिया के एक छोटे से केस के अंदर, जिसमें वो फरार चल रहा था, जमानत उसकी खारिज हो चुकी थी, उसके बावजूद ये पुलिस की गिरफ्त से दूर था। उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने कोर्ट से कुर्की के आदेश लाए। कुर्की होने के दौरान मनीष कश्यप को सरेंडर होना पड़ा। वो बेतिया का एक छोटा सा लोकल मुद्दा था, न कि तमिलनाडु और फर्जी का मामला, वीडियो मामला था। उसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाया जाता है। पटना में माननीय न्यायालय उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देता है। इसके ऊपर 10 से ज़्यादा मुकदमे हैं। 2 मुकदमे तमिलनाडु विवाद पर हैं और तमिलनाडु के अंदर करीबन 13 मुकदमे, जिसमें इसके नाम पर संदेहास्पद तरीके से पूछताछ होने बाकी है। ईयू ने कोर्ट के अंदर आवेदन करके इस बंदे की रिमांड ली। पुलिस कस्टडी में इससे पूछताछ करने के लिए समय मांगा। माननीय न्यायालय ने पहले दिन इसे 24 घंटे का पुलिस कस्टडी का मान्यता दी। उसके बाद 24 घंटे होने के बाद फिर से ईयू ने, आर्थिक अपराध शाखा ने 4 दिन की रिमांड इसकी ली, जिसमें इसने सारे तथ्य, नोएडा के घरों पर छापे, मनी द्विवेदी, नागेश सम्राट की गिरफ्तारी, ये तमाम कार्रवाइयाँ इसके 4 दिन के रिमांड पर हुई। इसके बाद ईयू ने इसकी रिमांड के लिए आवेदन नहीं किया। माननीय न्यायालय ने 27 मार्च 2023 को मनीष कश्यप को बेऊर जेल भेज दिया। लेकिन अब इसकी मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि तमिलनाडु पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड के लिए उसको एप्लीकेशन पटना के कोर्ट में किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को अपने साथ तमिलनाडु ले जाकर वहाँ पे दर्ज हुए 13 मुकदमों में, जिसमें से कुछ मुकदमों में इसका भी नाम है, उसमें इसकी पूछताछ करके इस कांड की संलिप्तता को लेकर सवाल करने वाली है। दिक्कत अब शुरू होने वाली है, क्योंकि मनीष कश्यप को ये डर था कि अगर एक बार वो तमिलनाडु गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। उसका एक बड़ा कारण भी है। जिस तरीके से तमिलनाडु और बिहार को बदनाम करके आपस में लड़ाने का प्रयास इस इंसान के माध्यम से किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। तमिलनाडु में इसके खिलाफ एक बड़ा जन आक्रोश है। वहाँ के लोगों को ये लगा कि हम और बिहारी आपस में भाईचारे के तौर पर रहते थे। इसने तमिलनाडु को, लोगों को एक नकारात्मक कैटेगरी में खड़ा कर दिया। इसने तमिलनाडु को, लोगों को हैवान और जल्लाद दिखाने की कोशिश की। तमिल लोगों के अंदर इसके प्रति एक अलग से गुस्सा है। मेरे सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि अगर आज
ट्रांजिट रिमांड इसकी मिल जाएगी, जो कि 100% कन्फर्म है कि तमिलनाडु मनीष कश्यप आज चला जाएगा या 1-2 दिन के अंदर उसे ले जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर ये एक सूत्रों के हवाले से मुझे अब खबर आ रही है, अपडेट आ रही है कि वहाँ पर इसका लोकल केस लड़ने के लिए कोई भी तमिल या कोई भी बार काउंसिल का वकील तैयार नहीं हो रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है वहाँ के लिए कि मनीष कश्यप का केस लड़ने के लिए कोई भी लोकल वकील या बार काउंसिल वहाँ पर तैयार नहीं हो रहा है। ये अभी तक अनऑफिशियली एक संभावना, एक सूत्र के हवाले से खबर आ रही है। दरअसल मामला क्या है कि वहाँ के लोगों को ये चीज़ फील हो गया है कि इसने हमारे राज्य को बदनाम किया है, इसने हमारे तमिल अस्मिता के साथ खेला है, इसने हमारे लोगों को बदनाम किया है, हमें एक हिंसक, जल्लाद और एक असामाजिक तत्व के तौर पर देश के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, हमारी छवि खराब करने की कोशिश की है। तो हम तमाम लोग भी ये कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया में ज़्यादा दिनों तक रखा जा सके, जिसके लिए हमारी तरफ से कोई भी वकील इसका केस नहीं लड़ेगा। ये वो संभावनाएं हैं जो अभी तक मुझे वहाँ के सूत्रों से पता चली है। ऑफिशियली जब इसको कस्टडी वहाँ लेके जाया जाएगा तो वहाँ के वकील इसकी घोषणा कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लोगों के अंदर एक गुस्सा है। मनीष कश्यप ने चंद पैसों के लिए बिहारियों और तमिलों को लड़ाकर वहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश की। इसके राज इसके मोबाइल में दफन है, जो शायद ये पुलिस तक नहीं पहुँचाना चाहता। यही कारण था कि वो अपनी चोरी छुपाने के लिए अपने मोबाइल को छिपा दिया है, जो कि अभी तक पुलिस के पहुँच से बाहर है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तमिलनाडु में इसके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं या अन्य मुकदमों में जिसमें इसकी पूछताछ होनी बाकी है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। एक बार अगर ये तमिलनाडु चला जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 5 से 6 महीने तक इसकी वापसी नहीं होने वाली है। उसके बाद बिहार के अंदर जो 10 मुकदमे हैं, जो लगातार इसमें चार्जशीट हैं, कुछ में इसकी संज्ञान और इसकी विवेचना चल रही है, उन तमाम केसों में भी लगातार रफ्तार मिलेगी और उस पर भी आरोप तय होने शुरू होंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में मामला ये है कि इसको जमानत नहीं मिलने वाली है। 10 में से अगर 9 केसों में भी इसको जमानत मिल जाए और अगर एक में नहीं मिल रही है तो भी ये लगातार कुछ दिनों तक या पूरे ट्रायल तक जेल में रहने वाला है। इसका भविष्य जो है अब जेल की अंधकार कोठियों में है। जो ये कहता था कि 180 दिन में मैं सरकार गिरा दूंगा, अब मुझे ये नहीं लग रहा है कि 180 दिन में ये बाहर भी आ सकेगा। लेकिन तमिलनाडु के हालात बहुत ही गंभीर हैं, दयनीय होने वाले हैं। एक तो लोगों को उसके प्रति गुस्सा, दूसरा वहाँ की अस्मिता का सवाल लेकर इसने जो एक बड़ा सवाल तमिलनाडु पे खड़ा किया है, उसका भी एक गुस्सा लोग अपनी तरफ से इस पर निकालेंगे। सारी यंत्रणाएं तमिलनाडु की तमिलों की है, जज, लोकल पुलिस, वहाँ के स्थानिक लोग, ये तमाम मिलकर इसे कोशिश करेंगे कि मनीष कश्यप को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। दूसरा, वहाँ पर भाषीय जो अंतर है उसको लेकर भी एक टकराव हमेशा से रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे साउथ का कोई इलाका हो। वहाँ पर हिंदी भाषी को लेकर एक अलग से परसेप्शन बनाया गया है, उसका भी एक खामियाजा मनीष कश्यप को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये सारे दौर के दौरान ये सारा किया हुआ, इसका बोया हुआ वही खेती है जो ये काट रहा है। आप लोगों को याद होगा आर्यन मामले में, जो कि शाहरुख खान का लड़का है, उसको फर्जी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये अपना माइक और तामझाम लेके मुंबई पहुंच गया। शाहरुख खान के घर के बाहर बड़ी बड़ी बकचोदी ये कर रहा था। ये कह रहा था कि अब आर्यन खान को सड़ा दिया जाएगा, मन्नत बिकने की कगार पे होगी और शाहरुख खान कटोरा लेकर भीख मांगेगा। आज चीज़ें पलट गई। उस दौरान जब आर्यन खान को जेल में रखा गया, करीबन महीने भर वो जेल में रहा। एक वीडियो या एक ऐसी फ़ोटो मीडिया के सामने नहीं आई कि जब आर्यन खान रोता हुआ दिख रहा था। लेकिन मनीष कश्यप के हालात ये हैं कि पहले दिन जैसे ही उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है, वो रोता हुआ दिखाई देता है। कहीं ना कहीं ये जो ऊपर वाले की लाठी है, उसका पहला डंडा इसके ऊपर चला है। एक बेगुनाह इंसान को, जिसको बाद में कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, आर्यन खान को लेकर इसने बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा चलाया। इसने सोचा कि तमिलनाडु और बिहारी विवाद में भी ऐसा ही प्रोपोगेंडा चलाकर लोगों की सिंपैथी ले सकता है, क्योंकि एक ये इंसान जो है वो मुस्लिम विरोधी रहा है। इसके दिमाग में हमेशा से मुसलमानों के प्रति नफरत रही है। इसका एक अंदाज़ा और हमें देखने को मिला था जब ये दुमका में अंकिता सिंह मामले में वहाँ पर पहुँचा था। इसने कहा था कि कोई तो ऐसा झारखंड में मर्द पुलिस वाला होगा जो शाहरुख का इनकाउंटर कर देगा। इसने ये भी दावा किया था कि शाहरुख को हमारे हवाले कर दिया जाए, पूरी बॉडी तो नहीं, कम से कम थोड़ा हाथ का हिस्सा ही हम उसे पेट्रोल डालकर जलाना चाहते थे। आज देखिए ऊपर वाले ने क्या किया।
जिस शाहरुख को लेकर ये इतना बड़ा वहाँ पर माहौल तैयार कर रहा था, आज कोर्ट के अंदर उसके प्रता शाहरुख के खिलाफ एक भी चश्मदीद गवाह नहीं बना। शाहरुख का आज हालात है कि उसको जमानत के लिए अब वो आवेदन करके बहुत जल्द जेल से बाहर आ सकता है। किसी भी पुलिस जांच में उसके खिलाफ कोई भी तथ्य, उसके खिलाफ कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला है। आज उसका जो फ़ायदा है वो शाहरुख को मिल रहा है। लेकिन जिसने शाहरुख को जलाने की बात की, इनकाउंटर की बात की, आज वो खुद पुलिस की गिरफ्त में है और तमिलनाडु पुलिस से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। लेकिन इस बीच के दौरान मनीष कश्यप ने जो अपना एक षड्यंत्र पूरा जो जाल बुना था, अब उसके लोग भी इसमें गिरफ्त में आ रहे हैं। मुझे सूत्रों से पता चला है कि बिहार पुलिस ने करीबन 50 से ज़्यादा ऐसे यूट्यूब चैनलों की लिस्ट बनाई है। उनको नोटिस भेजा गया, उनके जवाब मांगे गए, जिन्होंने तमिलनाडु और बिहार के विवाद को लेकर अपनी तरफ से मनीष कश्यप का साथ देते हुए उसके सपोर्ट में तमिलनाडु के खिलाफ बिहार के मजदूरों के हत्याओं को दिखाते हुए वीडियोस बनाई। ऐसे 50 यूट्यूब चैनल जो कि मनीष कश्यप के समर्थक या उसके साथ वाले हो सकते हैं, जो इस प्रोपोगेंडा में शामिल थे, ऐसे चैनलों को नोटिस देकर उनके ऊपर भी एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है। बहुत सारे चैनलों को बंद कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि बिहार पुलिस मनीष कश्यप के उन तमाम चैनलों को भी, जो कि नफरत बांटने में सबसे बड़ा योगदान रखते थे, उसे भी बंद करने का मेरा जो ईमेल है, मैंने जो ऑलरेडी बिहार पुलिस को भेजा है, उसे संज्ञान में लेकर इसके चैनल को बंद करने का कार्य भी करेगी। लेकिन जिस तरह से बिहार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बिहार और तमिलनाडु को आपस में लड़ने से बचाया है, उस तमाम पुलिस अधिकारों, बिहार पुलिस के इस प्रयास को विनय दुबे के साथ पूरा देश सैल्यूट करता है। मनीष कश्यप जैसे लोग समाज का कैंसर हैं। ऐसे लोग नहीं चाहते कि देश और जो आपसी भाईचारा है वो बना रहे। कारण केवल अपनी एक अंदर की भूख, चाहे वो पैसे को हो, चाहे वो बड़ा नेता बनने की। जिन लोगों के दिमाग में मनीष कश्यप के लिए ये गलत फहमियाँ पल रही हैं कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप हमारा साला छूटेगा, तो ये गलत फहमी ना पाले। बहुत लंबा समय अभी मनीष कश्यप को जेल में छूटना रहना है। इसके साथ ही तमिलनाडु में भी हमारे शिकंजे जो हैं हम कस रहे हैं। हम चाहते हैं कि तमिलनाडु में मनीष कश्यप की अच्छी सी सेवा हो। वहाँ के लोकल अथॉरिटी से निशांत वर्मा जी पर्सनली जाकर मिल रहे हैं। वहाँ पर भी यूएपीए लगाने के लिए तमिलनाडु सरकार से हम एक आवेदन बहुत जल्द करने वाले हैं। लेकिन एक सारी चीज़ों के बीच में मैं बताना चाहता हूँ, आप नफ़रत फैलाते रहिए, हम आपके पीछे डंडा करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास संविधान की ताकत है और तुम्हारे पास जिसकी ताकत है वो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़कर भाग जाता है। यही उसका इतिहास रहा है, चाहे अंग्रेज़ों के ज़माने से 2023 तक उठा कर देख लीजिए। अगली वीडियो बहुत जल्द। बहुत जानकारी आपको सही लगी हो तो इसे शेयर करें, बिहार के हर मोबाइल तक ज़रूर पहुंचाएं। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि मनीष कश्यप एक बहुत अच्छा इंसान है, लोगों की आवाज़ उठाता है, तो वो अपना भ्रम इससे दूर कर सकते हैं। क्योंकि एक अपने शिक्षक को मारना, बुज़ुर्ग शिक्षक को मारना, उसकी पत्नी का ब्लाउज फाड़ना, एक पुलिस अधिकारी श्री राम सिंह की हत्या करने का प्रयास करना, वो इंसान हमेशा से आदतन अपराधी रहा है। वो समाज में कभी भी अच्छा कर ही नहीं सकता है। अगर कर रहा होता तो आज इस तरह से बिलबिला नहीं रहा होता, माफ़ी नहीं मांग रहा होता। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगली वीडियो बहुत जल्द। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बोलिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।